देखो यहाँ पे लास्ट में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यूनिट सर्कल के बारे में बेसिकली पढ़ा था। उसमें भी हम हमें तो सारी वैल्यूज अब आती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि कॉस की वैल्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप तो याद कर सकते हो कि कॉस 0 की वैल्यू, फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। फिर दो और वैल्यूज है, कॉस 120, कॉस 180, 150 भी हालांकि चाहिए हमें। कर ही रहे तो सब। मेरे लिए अगर बाकी और भी कोई भी चीज मुझे नहीं पता, पर ये वैल्यूज अगर पता है तो फिजिक्स के लिए हमारा काम हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर कॉस 30 इज √3/2, cos 45 is 1/√2, cos 60 is 1/2। cos 60 हो गया 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। अब जो है वो cos 120 क्या होगा? 180 माइनस 60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होगा, और cos 60 की वैल्यू दैट इज -1/2। ये याद कर सकते हो, याद करना चाहो तो। 60 की वैल्यू 1/2, पर 120 की वैल्यू -1/2, सिर्फ माइनस की साइन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये भी जरूरी है, पर ये कम यूज में आएगी। cos 150 आपकी हो जाएगी -√3/2, -1/√2 एंड -1। ठीक है। और जो हमने लास्ट टाइम करा था वो तो हमने सारे ही पढ़े थे, पर अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुझे दिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका होता है वेक्टर सी, मतलब ए और बी को ऐड करने पर सी मिलता है। ए का मैग्नीट्यूड दिया है 20, बी का मैग्नीट्यूड भी दिया है 20, और मुझसे कहा गया है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री। वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का दिया है, ए एंड बी के बीच का एंगल दिया है। सी इज बेसिकली अवर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर की फॉर्मूला थी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था अंडर रूट, क्या लिखा था? ए स्क्वायर, अरे भूल गए क्या? क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा डेरिवेशन करा था अंडर रूट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब यहाँ पे वही है। अब रिजल्टेंट वेक्टर आर भी हो सकता है, ए बी डी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2ab cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड जो है वो है 20 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है वो भी 20 का स्क्वायर, 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। थीटा है आपका 120। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120। cos 120 की वैल्यू क्या होगी? -1/2। सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 प्लस कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू 20 800
800 इंटू cos 120 दैट इज -1/2। तो ये क्या हो गया -400। तो ये 800 माइनस 400 400 400 का स्क्वायर रूट 20। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिला 20। ए का मैग्नीट्यूड क्या था 20, बी का भी 20, पर रिजल्टेंट का भी क्या मिला 20। तो आप इससे एक स्पेशल चीज है जैसे याद करने के लिए कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो एंड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो जो भी रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए एंड बी में से किसी भी एक के जितना होगा, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ये स्पेशल कंडीशन है जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए एंड एंगल जो है वो 120 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये वैलिड है। ठीक है, आगे करते हैं। ये वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड दिया है 10, ये वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड भी है 10। तो इनका रिजल्टेंट a प्लस बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ये एंगल दिया है मुझे 60 डिग्री, तो मुझे ये निकालना है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर। तो अब क्या हुआ a का मैग्नीट्यूड 10, b का मैग्नीट्यूड भी 10। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होता तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं आंसर क्या कह देता डायरेक्ट ए या फिर बी जिसका भी मैग्नीट्यूड, मतलब आंसर 10 हो जाता। पर यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल कितना है, एक बार फिर से देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है। अरे ये 60 डिग्री तो किनके बीच में है, बिटवीन हेड एंड टेल ऑफ, तो वो तो इनवैलिड एंगल है ना। दो वेक्टर के बीच का सही एंगल क्या होता है, दोनों के टेल के बीच में एंगल या फिर दोनों के हेड के बीच में एंगल। ये 60 डिग्री तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्चुअल में तो एंगल क्या होना चाहिए। अगर आपको ये गलत एंगल लग रहा है तो आप तो क्या करते हैं, हम तो एक्सटेंड करते हैं, या फिर हमें पता है कि 180 में से 60 को माइनस कर दो। तो अभी भी क्या है, ए और बी के बीच का एंगल 120 ही है। अब तो आंसर मतलब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है if magnitude of A magnitude of B are same and angle between A and B is 120, तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हो गया 10। आया समझ में। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे अप्लाइड होगी, हमने इससे पहले जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स करा था उसी को फिर ये वेक्टर एडिशन, दोनों ही चीजें एक साथ कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। आपको इसमें जैसे ये भी वैल्यूज थी हालांकि cos 37 एंड cos 53, cos 37 की वैल्यू 4/5 और ये 3/5। तो cos की जितनी भी वैल्यूज हमें पता है वो सारी चीजें हमें cos वाली याद होनी चाहिए। अब देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी देख ही लेते हैं फिर आगे करते हैं। अगर किसी को ये चीजें एब्सेंट थे और समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब मैं आपको समझा दूंगा पर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। जो हमने इससे पहले देखा था वो था वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में जाके वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर दिया तो मिला मुझे कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस की जगह पे आना चाहिए माइनस। पर वेक्टर के केस में हम a माइनस बी नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी, मतलब a प्लस माइनस बी। तो ये एडिशन ही हुआ ना, किसका एडिशन हो गया, a एंड माइनस बी का एडिशन हुआ। अगर b वेक्टर मुझे पता हो तो माइनस बी तो पता है,
कि जिस डायरेक्शन में बी है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का पर ऑपोजिट डायरेक्शन में बी होगा। तो अब हम करेंगे तो एडिशन ही, पर किनका एडिशन करेंगे? ए एंड माइनस बी का, और कुछ नहीं है, वही बात है। अब ये हो गया मेरा, मान लो वेक्टर ए जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है एंड वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। अब मुझे जो करना है ए और माइनस बी को ऐड करना है। बी अगर इस तरीके से है तो माइनस बी किस तरीके से होगा? उतने ही मैग्नीट्यूड का, मतलब ये लेंथ ऑफ एरो सेम होगी पर डायरेक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट। तो पहले तो मैं ये कर रहा हूं, ए एंड बी को ऐड कर रहा हूं, मतलब जो हमने इससे पहले करा है वही कर रहा है। हमारा रूल क्या था? ए और बी को अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करो, फिर ए के हेड पर बी की टेल, यही था रूल। तो ए के हेड पर बी की टेल, मतलब इस तरीके से कुछ, ए के हेड पर बी की टेल, एंड रिजल्टेंट कैसे मिलता था? ए की टेल से बी के हेड तक हमें जाना है, पर अब मुझे तो ए प्लस बी नहीं करना, हमें तो करना है ए प्लस माइनस बी। तब ए में मैं किसको ऐड करूंगा? माइनस बी को ऐड करूंगा। अब माइनस बी जो है वो इस तरीके से, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए के हेड पर माइनस बी की टेल, ये बी ऊपर है तो माइनस बी नीचे, ऐसे ही होगा। रिजल्टेंट जैसे, मतलब ए एंड माइनस बी को ऐड कर रहा है तो रिजल्टेंट कहां से मिलेगा? ए की टेल से माइनस बी के हेड तक। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किसका है? ए एंड माइनस बी का एडिशन है, और कुछ नहीं। मतलब जो चीजें हमने एडिशन में करी है वही एडिशन वाली चीजें मैंने करी है सेम, बस बी की जगह पे माइनस बी को ऐड कर। अब ये बताओ, माइनस बी को अभी भूल जाओ, ए एंड बी के बीच का एंगल अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर रहा था? ये एंगल तो इनवैलिड होगा क्योंकि ये ए के हेड एंड बी की टेल के बीच में है, तो मैं ए को एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल जो होगा वो बेसिकली ए एंड बी के बीच का एंगल होगा। अगर मुझे ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल चाहिए तो ये ए की टेल एंड ये बी की टेल, तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? ए एंड माइनस बी में एंगल होगा ना। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? ये बी है, ये ए है, तो मैंने आगे जो करा था वो ये करा था, ये ए को एक्सटेंड करा, ये बी को करा। तो ये जो एंगल था वो किनके बीच में एंगल था? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। पर अब मुझे तो करना है ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल। माइनस बी मेरा कहां पर है? इस तरीके से। तो मैंने वही चीज यहां पे करी है। ये बी, ये ए और बी के बीच में एंगल थीटा, ये माइनस बी, ये ए, तो ए एंड माइनस बी के बीच में ये एंगल कितना होगा? ये थीटा, ये पूरा कितना होगा? 180। 180 में से थीटा को आप माइनस कर दो, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। अरे क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का? तो आगे जो मैंने करा था वही चीज मैंने करी है। आगे जो था वो ए एंड बी के बीच में एंगल थीटा था, अब मैं ऐड कर रहा हूं ए एंड माइनस बी, तो मैंने यूज तो वही करा। तो ए एंड माइनस बी के बीच में अब एंगल कितना मिला? 180 माइनस थीटा। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला वही है। रिजल्टेंट वेक्टर जो था आपका क्या था? एडिशन में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। ये ए जो लिख रहा है, ए का मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे ए एंड बी नहीं है, यहाँ पे क्या है? ए एंड माइनस बी है। तब मुझे बी एंड थीटा जो है वो किनके बीच में लेना है? ए एंड माइनस बी के बीच में। ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल तो मिल गया 180 माइनस थीटा। तो अब हमें इसमें ही चेंजेस करेंगे रिजल्टेंट के लिए। तो अब देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर एज इट इज, फिर बी की जगह पे क्या है? माइनस बी हुआ ना। आप ऐसे
इसको ध्यान में रखो और कुछ नहीं। ए एंड माइनस बी है तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो वो एज इट इज। फिर बी लिखो या माइनस बी लिखो? माइनस बी लिखो, माइनस बी का स्क्वायर कि बी का स्क्वायर लिखो सिर्फ। होगा सेम पर लिखना क्या चाहिए? आंसर तो ठीक है सेम ही होगा पर माइनस बी का स्क्वायर लिखना चाहिए कि बी का स्क्वायर लिखना? हमारा जो फॉर्मूला था वो ये है। यहां पे मैं बी लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा है? तो अगर माइनस बी है तो उसका भी मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्चुअल में अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो वो कंफ्यूजन ही होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से याद करने के लिए कहा कि हम ऑलवेज इसी तरीके से याद करेंगे। ये ए का स्क्वायर नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे टेक्निकली भी आपको तो लिखना क्या है? प्लस बी का, क्योंकि आप तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, माइनस से तो डायरेक्शन पता चलती है। तो यहाँ पे भी टेक्निकली भी लिखना क्या चाहिए हमें? प्लस। तो ये भी हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 2। ये है ए का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर माइनस बी लिखते तो यहाँ पे फिर चेंज हो जाता, पर यहाँ पे मुझे लिखना है प्लस बी क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। एंड थीटा इज, अब याद करो 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव था कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। तो फिर ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा आपका ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस में यहाँ पे रख देता हूं। तो ये क्या मिला मुझे? ए माइनस बी के रिजल्टेंट की फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिंपल है। जो ए प्लस बी में हमने याद करा है वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा किनके बीच में एंगल होगा? ए एंड माइनस बी के बीच। ठीक है। एंड एक और चीज जो हमने देखी थी, ये tan अल्फा का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन हमने निकाली थी, वो थी tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ है। अब थीटा की जगह पे अब क्या पुट करना है? 180 माइनस थीटा। तो ये थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा पुट कर देता हूं। tan अल्फा की फॉर्मूला होगी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस 180 माइनस थीटा, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया tan अल्फा। तो इसमें भी हल्का सा चेंज है, मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी, उसमें प्लस था इसमें माइनस। तो एक हम यहाँ पे कंपैरिजन लिख देते हैं कि इफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एडिशन से आपको मिल रहा है, एंड एक है आपका कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड ऑफ आर आपका होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। अगर मैं सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा आपका हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a माइनस बी cos थीटा। ये अल्फा किनके बीच में एंगल है? अल्फा जो है वो अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए।
अल्फा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल है। अगर कंफ्यूजन है इसीलिए मैंने डायग्राम्स इसमें अगर ड्रॉ करनी है डायग्राम तो ये अल्फा ये होगा, रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा। एंड थीटा, थीटा मतलब मैंने शायद पहली बार कुछ उल्टा बोला था यहाँ पे भी थीटा किनके बीच में एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सब्ट्रैक्शन वाले में भी थीटा तो वही है, ए एंड बी के बीच का। अगर सब्ट्रैक्शन भी कर रहा हूं तो ये थीटा तो ए एंड बी के बीच का ही है, तो थीटा जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये चीजें आपको याद करनी है। ये जो पूरी हमने कहानी यहाँ पे करी है आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो लास्ट टाइम करा था वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद टेक्स्ट बुक में शायद दिया भी नहीं है, पर जो ये एडिशन वाला ट्राइंगुलर लॉ से हमने करा है ये जो है वो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो जो लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन करा था ये आपको डेरिवेशन अच्छे से याद होना, ठीक है। तो दोनों चीजें कर ली, वेक्टर्स को अगर ऐड भी करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गई, जैसे यहां से ए और बी को ऐड करा तो डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन और ये अल्फा एंगल पता चल गया, एंड रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला भी पता चल गई। सेम सब्ट्रैक्शन में भी वही है कि मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, डायरेक्शन या फिर टेन अल्फा भी पता चल। अब दोनों ही फॉर्मूला को यूज करके अब हम क्वेश्चंस कर आपको ऐसे कुछ दिया है कि इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पूरा मोड में लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए और बी को आप ऐड करने पर जो भी रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड, जिसको हम जनरली अभी तक सी से या आर से डिनोट करते थे। अब ये आर का मैग्नीट्यूड लिखूं या इस तरीके से लिखूं एक ही बात। तो ये क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से चीजें दी हुई हो सकती है, ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड या फिर आर का मैग्नीट्यूड एक ही। उन्होंने कहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम। a प्लस बी करने पर भी जो आंसर मिल रहा है वही आंसर a माइनस बी करने पर मिल रहा है। तो फिर आपको ये बताना है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो a और b के बीच में एंगल क्या हो सकता है। अब इसको थ्योरी से या फिर फॉर्मूला पुट कर तो आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर थोड़ा सोचोगे तो सीधा आंसर मिल सकता है। ऐसा कौन सा एंगल मैं रखूं ए एंड बी के बीच में जिसकी वजह से ये चीजें सेम हो जाए, मतलब ए 90 डिग्री, मतलब एक बार हम पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर सीधा पता चल जाएगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला बताओ सब, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया, बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर, तो क्या हो गया 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। ये माइनस 2ab cos थीटा यहां पर लेकर आऊं तो हो गया 4ab cos थीटा प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। यहां से मैं यहां पर लेकर आया,
इसका मतलब ये हुआ कि इन सबका मल्टीप्लीकेशन जीरो हो रहा है। अब ये मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई एक चीज जीरो, या तो सब जीरो, जीरो इंटू जीरो करोगे तब भी जीरो, या फिर इनमें से कोई एक चीज जीरो होगी तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो फोर तो जीरो नहीं है कभी। ये ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ए का मैग्नीट्यूड अगर जीरो होता तो वो वेक्टर का कोई मतलब ही नहीं था। तो ए का मैग्नीट्यूड भी जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बी का भी जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक ही पॉसिबल चीज है कि कॉस थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। कॉस थीटा जीरो कब होता है, थीटा 90 डिग्री। इसका मतलब है ए एंड बी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब ग्राफिकली चीजों को सॉल्व करो। ये देखो फर्स्ट लेवल है, बेसिक लेवल है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी फॉर्मूला आपको पता है उस फॉर्मूला से करने पर आंसर 100% मिल जाएगा। पर अगर आप थोड़ा विजुअलाइज कर पाओ तो देखो, जैसे a प्लस बी करना, मैं मान लिया कि ये वेक्टर ए और वेक्टर भी कुछ भी मान लो, जो भी मन करे उस डायरेक्शन में मान लो। ये ए एंड बी मैंने मान लिया। ए प्लस बी करना है तो मेरा रूल जो है वो फिक्स है कि सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करो, ए के हेड पर बी की टेल, एंड रिजल्टेंट जो है वो इस तरीके से मिलेगा, दिस विल बी वेक्टर ए प्लस बी। अब ए माइनस बी करना है तो बी इस तरीके से है तो माइनस बी इस तरीके से होगा। ए की टेल से माइनस बी के हेड पर गया तो ये जो होगा वो क्या हो गया आपका, ए माइनस बी। अब थोड़ी मैथ्स की बात करने पर मुझे डर लगता है, मतलब आपको अगर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पता हो तो जैसे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सेम है ये पता है, तो ट्राइंगल की ये साइड एंड ये साइड, क्योंकि a माइनस बी एंड a प्लस बी सेम है मुझे ऑलरेडी दे दिया, तो ये साइड एंड ये साइड तो सेम हो गई। फिर ये साइड कॉमन है, ये दो ट्राइंगल है तो ये साइड भी दोनों में कॉमन है तो ये भी कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि ये साइड भी क्या होनी, ये भी तो पता है ये मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो फिर आप ये सोच सकते हो कि ये तीनों साइड्स जो है वो सेम है, मतलब इनके बीच के एंगल्स भी जो है वो कहीं ना कुछ सेम होने चाहिए। पर 60 60 60 नहीं हो सकते क्योंकि हमें ए और बी मतलब इनके सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ये चीजें हमें नहीं पता। तब वो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, ये साइड कॉमन हो, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये परपेंडिकुलर हो। अगर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो ये ए, ये बी, ये रिजल्टेंट, बी ऊपर है तो माइनस बी नीचे, तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट। अब देखो, अब चीजें सेम हो जाएगी। अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 होगा तभी इस तरीके से वेक्टर बन सकता है। ठीक है, अभी इतना डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो जो मेथड है, जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से हम आगे आगे बढ़ेंगे। पर कोशिश करना कि चीजें, वेक्टर जो है वो पूरी विजुअलाइज करने की चीज है। ये थियोरिटिकल चीजें तो हमें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम सॉल्व कर पाए, पर ट्राई करना कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है तो वो एंगल अगर 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है तो वो किस तरीके से दी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पॉसिबल हो सकता है, हम करते हैं। चलो, कोई और सवाल करता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4। आपको इनका रिजल्टेंट एडिशन करना है a प्लस बी। इन दोनों को ऐड कर कर जो भी रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फर्स्ट उन्होंने दिया है कि इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, एंड थर्ड वन इज इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। तो ये तीनों ही केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना है। अब कैसे करेंगे,
फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन जो भी है, पहले 0 फिर 90 फिर 180, तो मैं वही कर रहा हूं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट वैल्यू पुट कैसे करेंगे बताओ। ए का स्क्वायर मतलब 9, बी स्क्वायर इज 16 प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos 0 की वैल्यू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 9 प्लस 16 प्लस 12 इंटू 2 दैट इज 24, तो ये 25 प्लस 24 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया 7। सेकेंड केस, सेकेंड केस में एंगल जो है वो 90 डिग्री। अब डायरेक्ट आप सोच सकते हो अगर cos 90 होगा तो 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा एलिमिनेट, तो ये क्या हो गया 9 प्लस 16 25 5 एंड 180, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 इज -1, तो यहाँ पे ये पूरी चीज पर क्या हो गया माइनस 9 प्लस 16 25 25 माइनस 24 1। मतलब आप तो एंगल पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा, पर ये चीज मुझे नहीं करनी, मुझे तो डायरेक्ट सोचना। कैसे करेंगे देखो, आपको ये पता है कि ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, सबसे पहले दिया है 0। मैं दो वेक्टर्स बना लेता हूं जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 3 यूनिट्स के जितना कुछ है, ये लेंथ ऑफ एरो मैंने कुछ 3 यूनिट के जितनी बनाई है। अब बी का अगर मैं वेक्टर बना रहा हूं तो वो ए से ज्यादा लंबा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये 4 यूनिट जितना कुछ हो वो मुझे दिखना चाहिए। अब मुझे क्या करना है कि पहले तो इनको ऐड करना है, जब एंगल क्या है 0, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हम किस तरीके से दिखाएंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मतलब दोनों के हेड या दोनों के टेल के बीच में एंगल होना चाहिए। अब देखो ए प्लस बी करना है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए को, ये वेक्टर ए को मैंने ड्रॉ करा, फिर क्या करेंगे ए के हेड पर बी की टेल इस तरीके से रखनी है जिसकी वजह से ए एंड बी के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री रहे। तो वो 0 डिग्री अगर हमें करना है तो हमें इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। ए के हेड पर बी की टेल, ए एंड बी के बीच का एंगल अभी कितना दिख रहा है, एंगल 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 इनके बीच में, अरे तो ये पैरेलल है, हो गए ना, इस तरीके से कह सकते हो एक ही लाइन में है तो एंगल 0 है। ये ए को उठाकर यहाँ पे रख दो तो एंगल ए की डायरेक्शन में है तो ये एंगल 0 डिग्री है। रिजल्टेंट कैसे मिलता था वेक्टर एडिशन में, पहले की टेल से दूसरे के हेड तक, तो यहां से लेकर दूसरे की हेड मतलब यहां तक जाना, तो ये आपका रिजल्टेंट है। ए की लेंथ कितनी थी 3, बी की लेंथ 4, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 7। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, अगर सोचोगे तो हो जाए। फिर सेकंड केस सोचो, 90 डिग्री है तो ये ए मैंने ड्रॉ कर दिया 3 यूनिट के जितना, फिर बी ड्रॉ करना है 4 यूनिट के जितना, पर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये बी ड्रॉ करा जिसमें एंगल हमें यहाँ पे 90 डिग्री, ये वैलिड नहीं है पर ठीक है, ये भी एंगल 90 है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक, अब ये तो राइट एंगल हो गया, तो फिर पाइथागोरस से हम कर सकते हैं 3 4 5, तो डायरेक्ट 5। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो रिजल्टेंट ऑलवेज हाइपोटेनियस होता है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही आपको सेट करके दी हुई होगी, तो इसीलिए 3 4 5। एंड लास्ट वाला बताओ 180 डिग्री, मतलब ऑपोजिट हो गए ना ये दो अगर चीजें ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये भी इस डायरेक्शन में, जो एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो गया, तो इनको रिजल्टेंट ऐड कर दो। ये अगर इस तरीके से है तो रिजल्टेंट हो गया आपका हाइपोटेनियस, पर अगर ये इस तरीके से एक को यहाँ पे जाना है एक को यहाँ पे जाना है तो रिजल्टेंट तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो माइनस करना है, तो 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, तो बेसिकली अगर एंगल 0 दिया है इसका मतलब है आपको डायरेक्ट एडिशन करना है और कुछ नहीं सोचना। अगर 90 डिग्री है उसका मतलब रिजल्टेंट जो है वो आपका हाइपोटेनियस है, तो वो तो पाइथागोरस से कर सकते हो। 180 डिग्री मतलब इनडायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्शन बोला गया, तो हर बार आप इस तरीके से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो मिल जाएगा।
पर अगर थोड़ा सोचते जाओगे तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो इतनी चीजें, कुछ और भी देख ही लेते हैं। यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट एंड जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है दैट इज यूनिट वेक्टर। अब दिखने में सबसे आसान लगेगा पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होगी। यूनिट वेक्टर का मतलब है ऐसा एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन वन होता है। मतलब हमने ऐसा फिक्स कर दिया कि ऐसा एक वेक्टर बना लो जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज वन हो, दैट इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। अब मुझे ये बताओ वेक्टर एंड स्केलर में डिफरेंस क्या था। वेक्टर हम किसे कहते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है जिसकी मैंने मैग्नीट्यूड तो डिफाइन कर दिया, अब बचा क्या, इसकी डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने फिक्स कर दिया, डायरेक्शन मैंने फिक्स नहीं करी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज वही है कि ये डायरेक्शन दिखाने के लिए यूजफुल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, अब इसके साथ मैं किसी भी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई भी एक यूनिट वेक्टर है मेरे पास, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा। ये यूनिट वेक्टर के पास दो चीज है, एक तो है इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड एंड एक होती है उसकी डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, वन। तो 10 इंटू वन करने पर आंसर तो क्या रहेगा, 10। तो इसका कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मैग्नीट्यूड जो है वही मैग्नीट्यूड हुआ, पर चेंज क्या हो गई, यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ये एक ही हो जाएगी। आया समझ में। तो किसी भी कहीं पे भी अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड में तो जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर यूनिट वेक्टर मैंने जिस भी डायरेक्शन में माना होगा, हो सकता है एक्स डायरेक्शन हो, वाई हो, जेड हो, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स वाई एक्स जेड, कुछ भी डायरेक्शन हो, वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, वेक्टर ही। तो ये यूनिट वेक्टर का यूज होता है कि हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें दिखानी है तो डायरेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट। अब गए magnitude of unit vector is 1, unit vector is used to डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसे मैं कोई यूनिट वेक्टर मान रहा हूं, ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इस तरीके से दिखाता है, ए के ऊपर ये कैप है तो इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए। ये ए कैप बोला जाता है, और ए कैप बोलो या फिर इसका मतलब है यूनिट वेक्टर ए, या फिर आप इसको रीड करने के लिए ए कैप ए हैट, ऐसी चीजें बोली जाती है। ए के ऊपर इस तरीके से छोटी सी कैप है, इसका मतलब है ए इज अ यूनिट वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड होगा वन, डायरेक्शन जो भी अगर क्वेश्चन में मेंशन करिए वो डायरेक्शन है। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, ये है आपका ए कैप, यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
ये इसका फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर इज बेसिकली जिसका भी यूनिट वेक्टर होगा वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? हमने कुछ डायरेक्शन फिक्स कर दी है। जैसे इसका मेन यूज वही है कि ये डायरेक्शन दिखाने के लिए हमारे पास मेनली एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ये तीन डायरेक्शन है। तो सबने मिलके फिक्स कर दिया कि एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे, आई कैप। वाई डायरेक्शन को दिखाने के लिए जे कैप, जेड डायरेक्शन के लिए के कैप। तो ये फिक्स कर दिया। अगर हम मुझसे कोई पूछे कि भाई दिया होगा कि कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का इन एक्स डायरेक्शन, तो आप समझ गए कि कोई एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और ये फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। पर इनकी जगह अगर ऐसा कुछ लिख दिया हो तो भी आप वही समझोगे। 5 मतलब मैग्नीट्यूड जो है 5 एंड आई कैप का मतलब है एक्स डायरेक्शन। अब अगर माइनस एक्स डायरेक्शन दिखानी होगी तो क्या लिखूंगा, माइनस आई कैप, माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, माइनस जेड के लिए माइनस के कैप। तो इसका यूज ही वही है। अब देखो आई कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स ही है। तो इन सबके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, 1। तो ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करने की वजह से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ, पर मुझे ये पता चल गया कि आई कैप का मतलब है कि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का यूज ही यही है कि आपको डायरेक्शन पता चले। अगर ऐसे दिया है कि वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर 10 इंटू आप लिख दो माइनस जे का, तो सामने वाला समझ जाएगा कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड 10 है एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो ये सबसे सिंपल चीज, पढ़ने में सबसे सिंपल चीज है यूनिट वेक्टर, पर ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। एक तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप एंड यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला इस तरीके से होती है। ठीक है, चलो अब हम लिख लो पहले तो ये सारी चीजें, फिर आगे दिखते हैं। वेक्टर सब, अच्छा ये पहले कॉस की वैल्यूज भी तो लिखनी है। हाँ, यहां से सारी चीजें नोट डाउन कर। क्लियर? नहीं आई है।
टेस्ट में अगर कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो वो क्लियर कर लेना। फिर जनरली आप लोगों के टेस्ट में कम नंबर आने के बाद यही रीजन होता है, सर वो टॉपिक नहीं समझ में आया था इसीलिए सारे क्वेश्चन उसी में से थे, इसीलिए सारे गलत हो। वो नहीं करना है, वो अवॉइड करना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लेना। सिलेबस में आपका फिक्स्ड है, जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसी के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। अच्छा होमवर्क दिया था ना, कर लिया सबने? वर्क चेक कर लेते हैं। हो गया? वेक्टर सबट्रैक्शन। होमवर्क। हम्म। प्रॉब्लम हो रही थी किसमें? ये तो मैंने कर दिया था। फिर एक में ही हुई ना, बाकी के कहाँ है? तो कर था के मतलब कुछ नहीं करा। कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद ये कंप्लीट करके घर जाना। ये क्या है? ये एक्सरसाइज, अच्छा ये एक्सरसाइज वन के कितने थे? यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो दो दिख रहा है। वहां से शुरू करो ना जहाँ से है। सबके आंसर्स मैच करे थे पीछे। ये तो गलत है, ये थोड़ी ना आंसर होगा। गलत है, ये तो ऑप्शन ऐसा मैच ही नहीं होगा कभी। ये क्या करा है? इन सब में तो ये करा ना 0.02 डिवाइड बाई 0.4, तो इनमें क्या हो गया 5 डिवाइड बाई 0.2। फिर भी डेंसिटी पूछी है तो डेंसिटी ऐसे नहीं मिलेगी। ये तो पुराना है, कल वाला। तो फिर आज तो फिर लंबी हो जाएगी, सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक। हो गए सारे आंसर? अभी जलसा चाले रहे हैं। कोई बात नहीं, आज कर लेना, उसमें क्या है, ये सबने कल प्रैक्टिस करी है। मैं पूछ लूंगा तुम्हारी मम्मी से। क्या काम है बताओ?
चेस खेलना है, क्रिकेट खेलना है। अरे तो जी एरर શીખવાનું બાકી રહ્યું ને. શું થયું તક્ષ? થાય એમ જ આ બતાવી દે છે. થાય એમ જ નથી તે જે રીતે કર્યું છે. તો એ તો મેં તને પૂછ્યું. હું હવે તું મને પૂછવા માંડ્યો. हो गए सारे? और हाँ वो अभी लास्ट में बोलूंगा. क्या हुआ? लिख लिया? त्रिषित को, पाटिल को, मैं, त्रिषा, तीनों यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद. तो कल क्यों नहीं गए? हाँ तो बस तो आज यहीं पे तो ये. हाँ तो ये सब ने कल यहाँ पे रुक के पढ़ाई करी ना तो आज तुम्हारी हुआ है. अगर रोज कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आज का अगर होमवर्क नहीं है तो यहाँ पे कंप्लीट करके जाना. अब अगर आप एक बार आर्ग्यूमेंट करोगे या 10 बार, रूल जो है वो चेंज नहीं होगा. तो फिर आपको यहीं पे बैठ के कंप्लीट. तो नहीं तो आज मिला ना तो वो आज करके जाना. नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी ने कहा ये घर पे तो इसका दिमाग ही नहीं चलता. यहीं पे बैठ के आप करवा सकते. ये दिमाग, इसका दिमाग घर पे पता नहीं कहाँ चला जाता है. आप यहीं पे बैठा के करो. हो गया?
ऋषा ने काले भी स्कूल है, सेम टाइमिंग है। काले स्कूले नहीं जाई। कल और किसी को स्कूल जाना है? मंदिर कल जाना है? तुम, हाँ, कृष्ण भी जाओ तो तुमको भी कल जाना है? तुम्हारे भी ने नहीं तो रिटर्न क्या रहे थे सो ટૂંકમાં 12 વાગ્યા પહેલા તો અહીંયા ના આવી શકાય। 35। इज इट डन सबका? इसमें हालांकि आप फॉर्मूला से तीनों के आंसर्स कर सकते हो, मैंने तो एक का ही करा है। 90 में भी कर दो, 180 में भी कर दो, फिर ग्राफिकली भी सबके आंसर्स मिल जाएंगे। नेटवर्क आज कितने बजे? 12 बजे आए थे? साढ़े? तो कल भी अगर 12 बजे सेम टाइमिंग रखे तो किसी को प्रॉब्लम है? कितने बजे तक तुम्हारी स्कूल खत्म होती है? तो फिर 1 o'clock या फिर 1:30 करे तो चलेगा? सारे भी स्कूले जब वो तो चाले। स्कूल कितने बजे, अगर अगर तुम मान लो स्कूल जा भी रही हो, कितने बजे? 11:30 स्कूल खत्म हो जाती है। अगर हम 1 o'clock भी, अगर स्कूल तुमको जाना भी है तब भी 1 o'clock तो तुम आ सको। 1 या फिर 1:30 रखेंगे। हम्म। हाँ हाँ, नहीं जमीन आओ। हाँ तो कल या तो 1 बजे की या 1 या फिर 1:30 की करेंगे। ऋषित में कहीं प्रॉब्लम नहीं थी ना? है? તારી લાઈફ છે તો તને તો ખબર હોય ને કે કઈ પ્રોબ્લેમ हो गया ना? तो कल वन 1 o'clock या फिर 1:30 की क्लास होगी।
वो आपको मैसेज मतलब व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और अगर उससे पहले अगर आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है, मान लो लंच करना है, तो आप आके कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होमवर्क पता है घर पे हुआ नहीं है और फिर यहाँ पे बैठ के करना ही है, तो जल्दी आ जाओ, यहीं पे होमवर्क कर लो। आप लोगों ने देखा कि नहीं, वो उस दिन रील शूट हुई थी, आप सब आ गए, पूरे अहमदाबाद में छा गए। उस दिन पढ़ रहे थे सब वहां पे, घर वाले भी चौंक गए होंगे, ये कैसे पढ़ रहे हैं? तो पहली बार देख रहे हैं। तो सब जगह मैं ही था, और ये यहाँ पे भी हम ही पढ़ रहे थे, बाहर भी मेरा ही इंटरव्यू हुआ। अब आगे देखता है। अगर मुझे दिया है कि वेक्टर ए इज 5 i कैप, तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5 एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये देख के मुझे हर बार समझ में आ जाएगा कि 5 i कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड 5 है एंड डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस की। अगर कोई वेक्टर बी दे दिया -10 j कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, +10 की -10। मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इस तरीके से, मैग्नीट्यूड 10 है पर डायरेक्शन क्या है, -y एक्स। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इस तरीके से समझना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 10 एंड डायरेक्शन ऑफ बी इज -y एक्सिस, फिर -y डायरेक्शन। अब अगर ऐसा दिया है कि वेक्टर सी जो है वो है आपका 3 i कैप +4 j कैप।
अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनमें तो सब में क्या है कि दिख रहा था तो वो डायरेक्ट मैंने ले लिया, और डायरेक्शन भी यहाँ पे डायरेक्ट पता थी, यहाँ पे आई कैप मतलब एक्स एक्सिस भी कुछ है, जे कैप मतलब वाई एक्सिस भी है। इस केस में जब ये आई कैप जे कैप कंबाइंड हो, उस केस में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और पूरा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5। तो ये सी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5। अभी डायरेक्शन बची है कि सी की डायरेक्शन क्या होगी, अब वो सी की डायरेक्शन में अभी के लिए बाद में करेंगे, अभी हमने सिर्फ सी का मैग्नीट्यूड देखा। तो सी का मैग्नीट्यूड सिंपल था, अगर अकेला वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड भी आसान है डायरेक्शन भी आसान है, पर अगर ये कंबाइंड है तो मैग्नीट्यूड में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अगर के कैप होता तो के कैप के भी कोफिशिएंट का स्क्वायर, और पूरा तीनों को ऐड कर दो और स्क्वायर रूट में लिखने से आंसर मिल जाएगा। अभी मुझे डायरेक्शन सी की डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी मैंने जगह रखी हुई। फोर्थ लेता हूं मैं वेक्टर डी, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तीनों ही है, आई कैप जे कैप के कैप तीनों ही है। अब यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, डी का मैग्नीट्यूड, तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा मतलब क्या होगा 1, जी कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, एंड के कैप का कोफिशिएंट भी 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस तो जो है वो बेसिकली डायरेक्शन के बारे में हमें पता चलता है, तो ये जे कैप या फिर माइनस जे कैप जो भी मान लो, कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो गया आपका √3। अब इसमें डायरेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये सिंगल वेक्टर एक ही वेक्टर में डायरेक्शन मतलब सीधा दिख गया, इसमें थोड़ी बहुत फिर भी आसान है, पर 3 वाले में तो कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा है। तो अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। दे दिया कोई वेक्टर डी, ट्वेल्व आई कैप माइनस 16 के कैप, तो हमें निकालना है कि भाई डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या करेंगे अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस के हो सकता है 16 मतलब 12 आई कैप प्लस 16 इंटू माइनस के कैप होगा, तो ये 16 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 एंड 16 का 256, 144 प्लस 256 400 का स्क्वायर रूट 20, तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया। तो हमने बेसिकली मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करा है कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर दिया हो तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आसान है, इस तरीके से मिल जाएगा। अब जो कंफ्यूजन वाली बात है वो है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन में क्या है कि इसकी भी मेथड अलग है, इसकी भी मेथड अलग है, यहाँ पे भी मेथड कहीं ना कहीं अलग है, पर अगर मैं सिर्फ सोचना चाहूँ, जैसे वेक्टर ए है, तो ए को अगर मुझे ड्रॉ करना होता तो मैं कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करता, एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये आई कैप लिखा है मतलब वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस में मुझे कुछ ड्रॉ करना होता तो मैं मैग्नीट्यूड 5 वो उतनी लेंथ का कुछ एरो ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस में, तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। बी के लिए 10 मैग्नीट्यूड का एरो कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई में, तो वो भी आप आसानी से ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से। इसमें बताओ, इसको अगर मैं सोचूं बी सी वेक्टर को, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि एक वेक्टर कुछ ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, उसमें मैंने एक वेक्टर और ऐड करा, तो ये एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन जो हमने आगे पढ़ा हुआ है। दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन जे कैप, तो अगर ये दो अलग अलग वेक्टर में मान लूं और उनका एडिशन हुआ है, इस तरीके से अगर सोचे तो ये फर्स्ट वेक्टर आपका 3 मैग्नीट्यूड के जितना एक्स डायरेक्शन में
सेकंड वेक्टर है 4 मैग्नीट्यूड के जितना y में। अब इन दोनों को तो ऐड करना हमें आता है, वेक्टर एडिशन जो करा है वही है, फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल, फिर रिजल्टेंट निकाल लो फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3, फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल जिसका मैग्नीट्यूड 4, रिजल्टेंट फर्स्ट की टेल से सेकंड के हेड तक। तो ये जो सी वेक्टर होगा वो अगर ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आया समझ में। तो ये एडिशन में जो भी ये चीजें, अब देखो इसमें और कॉम्प्लिकेशन क्यों है, क्योंकि इसमें 3 बार एडिशन कर, ये सिंपल था क्योंकि इसमें एडिशन जो हमने आगे करा है वही एडिशन है। अब इसमें 3 एडिशन है इसलिए ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको 12 मैग्नीट्यूड के जितना एक्स एक्सिस में माइनस दैट डायरेक्शन में 16 मैग्नीट्यूड। अब माइनस दैट डायरेक्शन कहां पे होगी, जैसे ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गई माइनस वाई। जेड एंड माइनस जेड कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जेड होता है, नेगेटिव जेड जो है वो अंदर होता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मतलब 16 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इन नेगेटिव जेड, मतलब वो इस तरीके से हो, तो वो चीजें विजुअलाइज भी करनी पड़ेगी, ड्रॉ करना सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां तक चीजें आसान, जब आई कैप जे कैप तक है तो आप इस प्लेन में ही ड्रॉ कर पाओगे, पर यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 3 वेक्टर है, ये तो और कॉम्प्लिकेशन। इसलिए यहाँ पे विजुअलाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे ही आप समझ पाओगे। आपको ये सिर्फ 5 आई कैप ये दिमाग में नहीं सोचना है, आपको तो ये सोचना है आई कैप का मतलब एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में है जिसका मैग्नीट्यूड 5। ये क्या हो गया, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है पर ये कहां पर है, नेगेटिव वाई। फिर इसको भी इस तरीके से सोचो कि ये वेक्टर एडिशन है, तो जो एडिशन में रूल था वही रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 का है तो 3 में आपको एक, इन दोनों को पहले तो ऐड करो, फिर इनका जो भी रिजल्टेंट होगा उसमें इसे ऐड करो, तो वो 3 बार एडिशन है और इसमें और है। तो डायरेक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, पर मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। मैग्नीट्यूड में बेसिकली आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर को ऐड कर कर स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेता है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज अंडर रूट, डायरेक्ट लिखो, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 16 160 प्लस 9 169, 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज, तो ये चीजें आसान, बस आपको तो सबके कोएफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड कर दो फिर स्क्वायर रूट, तो इतना लिख लो। और मॉड्यूल्स दो जिसमें क्वेश्चन मार्क करवा देता। कल कहां तक दिए थे फरहान, जेई वालों को 70 नहीं, जेई वालों को 73 तक के कल क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज के।
इतने क्वेश्चंस जेई वाले सॉल्व कर लेना। और बायो वाले ये लिख लिया, हो गया ना सबका? क्या? ये नहीं करना है। क्वेश्चन हो आंसर हो जो भी हो, पेन दिया है ना तो पेन से लिख लेना। फोन तो ये तो घर थोड़ी है, मन चाहे तब फोन यूज कर लिया। फोन तो कभी भी अलाउड ही नहीं है, चाहे किसी कोई सी भी चीज आ जाए। हमने अच्छा, वैसे हालांकि आप लोगों के तो कल हमने पीवाई क्यूज में कहाँ तक के करे थे, सारे ही कर लिए थे, 35 तक हो गए थे। फिर तो अच्छी बात है, एक बार तो आप सबका अच्छे से हो गया, पर दूसरी बार आप बच गए, आपका तो दूसरी बार करना पड़ेगा। चैप्टर असेसमेंट आपकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज है बेसिकली। फर्स्ट जो थी वो टॉपिक वाइज थी, सेकंड इज चैप्टर असेसमेंट, तीसरी जो थी वो पीवाई क्यू वाली आप लोगों ने कर ली। चैप्टर असेसमेंट भी आपका हो चुका है, पर फिर भी फिर से करना है। इसमें से फिर भी ये सब होने के बाद भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे, पर वो आप ज्यादातर चीजें धीरे धीरे, जैसे 11th प्रोग्रेस होगा, 12th प्रोग्रेस होगा, उसके बाद इस चैप्टर को फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आई इस तरीके का चैप्टर। तो ये सारे आपने एक ही बार कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है ना, 5 बार करना है, अभी तो एक ही बार हुआ है और ये दूसरी बार कर रहे हैं। इसलिए एक बार की आपकी मेहनत हो गई, अब 4 बार की बची है। ये सारे ही आपने शायद करे हुए हैं, और 3 से 4 बार कर कर आओगे तभी एग्जाम में स्पीड भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा, इसलिए जरूरी है। तो ये नीट वाले ये कर लेना, जिनका होमवर्क बचा है वो होमवर्क कंप्लीट कर कर घर जाना है। होमवर्क कम, हाँ तो कॉल करवा दो, तुम्हारी मम्मी से बात कर
क्या कॉल कर तो घर